आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सर वही एक्सक्रीटरी सिस्टम सर आप लिखवा रहे थे। अच्छा अच्छा, चलो रुकिए कोई बात। बताते कहाँ तक सर लिखवाए थे आप। एक हम्म, सेकेंड। सर 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 हाँ बोलो बोलो। सर आप यूरेथ्रा तक लिखवा दिए थे। अच्छा ये तरह तक लिखवा दिया था ना। अच्छा, मतलब वो लास्ट ही था है ना। अब हम लोग को नेफ्रॉन के बारे में जानना है ना। हाँ सर। आज तो आज पहले हम लोग नेफ्रॉन के बारे में समझेंगे कि वो क्या है नहीं, ठीक है। उसके यस। बाद चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो और वॉइस ठीक आ रहा है? आज पता नहीं थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था। चलो ठीक है, देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये है ठीक है। देखो, अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हम लोग का अब एक्सक्रीशन जो है कहाँ पे मेनली होता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हम किडनी के अंदर में बहुत ही सारा ट्यूब्यूल्स फॉर्म में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है वो दो चीज से कंसिस्ट करता है, दो पार्ट से कंसिस्ट करता है। एक को बोलते हैं मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन बॉडी, और दूसरे को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। देखो, ये हम बता रहे हैं इसका कंसिस्टिंग, कहने का मतलब नेफ्रॉन जो कंसिस्ट करता है वो दो पार्ट से कंसिस्ट करता है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं मालपीजियन, ठीक है, क्या बोलेंगे? मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन बॉडी, और एक को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। और मालपीजियन बॉडी भी फिर दो पार्ट से कंसिस्ट करता है, मतलब दो पार्ट इसके अंडर में आता है। एक को बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल, एक सेकेंड एक सेकेंड, वुमेन्स कैप्सूल एंड बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, और रीनल ट्यूब्यूल फिर कंसिस्ट करता है तीन पार्ट से। एक पार्ट को बोलते हैं पीसीटी, दूसरे को डीसीटी, तीसरे को सीटी। ठीक है, तो पीसीटी का मतलब हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी का मतलब हो गया डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और सीटी का मतलब हो गया कॉन्व्यूलेटेड, या फिर कॉन्व्यूलेटेड नहीं होगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, ये ट्यूब्स के बारे में है ये। तो वुमेन्स कैप्सूल जो है ये कब कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। और ग्लोमेरुलस जो है वो क्वाइल्स ऑफ
ब्लड वेसल्स हम लोग बोल सकते हैं, ब्लड वेसल्स हम लोग बोलेंगे, पल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कप शेप्ड स्ट्रक्चर है और उसी में कॉइलिंग के फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर। ठीक है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, उसके बाद हम इसका फिगर बना के बताएंगे क्या होता है नहीं होता इसमें। इसका दो नाम है, एक ग्लोमेरुलर या बुमेन, दोनों की नाम है। ठीक है, मतलब दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है, नाम दिया गया। चलो इसको नोट कर लो। हो गया? हो गया? रिप्लाई करो ना, लेट लगा रहे हो। अच्छा हो गया। हो गया तो बोलो कि सर हो गया, बताओ। चलो फिर हम लोग, ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग को समझना है कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, इसी में सारा जो मैकेनिज्म है, क्योंकि हम पहले बताए थे तुम लोग की जो एक्सक्रीशन होता है, और एक्सक्रीशन का जो मतलब बोल सकते हैं, एक्सक्रीशन जो आई मीन एक्सक्रीट आउट जो होता है बॉडी से वेस्ट जो होता है वो यूरिया होता है। लेकिन यूरिया किस फॉर्म में होता है? वो होता है यूरिन फॉर्म में। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो मेनली नेफ्रॉन में होता है। और यूरिन के फॉर्मेशन में तीन प्रोसेस होता है। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक होता है तुम्हारा रीअब्जॉर्प्शन, और एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, या फिर हम लोग ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो वो सब भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, तो उसको पहले ध्यान से समझना।
इसको पहले नोट कर लो, पहले इसको उतारो, क्योंकि इसमें फिर जब समझाएंगे तो बहुत कुछ हौच पौच हो जाएगा। हो गया? हो जाएगा तो रिप्लाई करना, ठीक है? हो गया? यस हो गया ना? चलो, प्रीतम, सुप्रीत, यस सर, मेरा हो गया। हो गया ना? यस सर। आस्था, अवंतिका, हो गया सर। हो अच्छा गया सर। चलो, अब हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है? सबसे फर्स्ट में हम देखो फ्लो चार्ट एक बनवाए थे, इसके पहले तुम लिखवाए थे। नेफ्रॉन का दो पार्ट होता है, एक होता है तुम्हारा मालपीजियन टिब्यूल या मालपीजियन बॉडी बोलते हैं, और एक को बोलते हैं रीनल टिब्यूल। तो रीनल टिब्यूल में हम क्या लिखाए थे? पीसीटी, बीसीटी, एनसीटी, मतलब यहाँ से इधर वाला पार्ट, मतलब इस रीजन से इधर वाला पार्ट, मतलब लेफ्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रीनल टिब्यूल। लेकिन उसके पहले राइट साइड में जो ये हेड वाला पार्ट है, तो जो एंटीरियर पार्ट है, उस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं मालपीजियन बॉडी, ठीक है? यहाँ समझना,
मालपीजियन बॉडी में हम दो चीज लिखे थे, एक लिखे थे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और एक है वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बनता कैसे है? तो एक ट्यूब आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारा लीवर से कनेक्ट है, बॉडी से कनेक्ट है, ताकि वो इंटर करता है रीनल ट्यूब्यूल, रीनल आर्टरी बोल सकते हैं। और जब इंटर करता है तो उसमें पूरा वेस्ट ही ब्लड होता है, कहने का मतलब उस ब्लड में बहुत सारा वेस्ट होता है। वो सबसे पहले आता है एफरेंट आर्ट्रियोल से, लिखा हुआ एफरेंट आर्ट्रियोल से बॉडी से पूरे वेस्ट ब्लड को कलेक्ट करके आता है। और वही ये जो कप शेप्ड है, इसमें जो कैपिलरीज दिख रहा है, उस कैपिलरी बोलते हैं। ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है उसको ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बोलते हैं। देखो एफरेंट आर्टियोल का काम क्या है समझो। एफरेंट आर्टियोल जो है पूरे बॉडी से वेस्ट ब्लड को लेके आता है। ये कॉइलिंग जो है जिसको हम लोग, जो कि एफरेंट आर्टियोल से ही एराइज हुआ है, कहने का मतलब यही का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये कॉइलिंग फॉर्म में रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। वहां पे जाता है और वहां पे जब ब्लड आता है तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। यहाँ पे फिल्टर हो जाता है वेस्ट के साथ साथ में कुछ कुछ जो न्यूट्रिएंट वगैरह है यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। इस ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू फिल्टर होता है और जो बचता है वो डिफरेंट के थ्रू बैक बॉडी में चला जाता है। मतलब इसलिए बॉडी में बैक चला जाता है क्योंकि उसमें जो भी वेस्ट है वो फिल्टर्ड हो गया, वेस्ट चला गया नेफ्रॉन के मतलब अंदर में, ये सेकंड वाले पार्ट में आ गया। अब जो भी ब्लड बचा वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को ये आगे फाइलिंग हो गया, पूरा फाइलिंग हो गया कहाँ, वो बैक मतलब बॉडी में फिर से वो चला जाता है। तो वहां पे वो क्या करता है कि जो भी वेस्ट ब्लड है यहाँ फिल्टर हो गया, वहां के बाद वो रिटर्न। अब देखो यहाँ क्या, जब यहाँ पे फिल्टर्ड होता है, जब यहाँ पे फिल्टर्ड होता है तो इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल में जो फ्लूइड या लिक्विड आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट पहला। दूसरा नाम देते हैं इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, फिल्ट्रेट भी बोला जाता है। दोनों नाम रखा गया, ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है और नेफ्रिक नेफ्रॉन का फिल्ट्रेट है। मतलब हम लोग कॉमन अगर बात करें तो फिल्ट्रेट हमको लेके चलते हैं। फिल्ट्रेट मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसमें वेस्ट भी है और न्यूट्रिएंट वगैरह भी प्रेजेंट होता है, जो कि उसको मतलब रिएब्सॉर्ब भी करना, ये चीज है उसमें। तो हम लोग जब आते हैं वुमेन्स कैप्सूल में आ गया नेफ्रिक फिल्ट्रेट, मतलब फिल्टरिंग वाला जो पोर्शन है ये फिल्टर। अब ये जो प्रोसेस हुआ ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर वुमेन्स कैप्सूल में आया है, जो ये प्रोसेस हुआ इसी प्रोसेस को बोल दिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोल दिए? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और साथ साथ में इसका नाम दे दिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या दे दिए? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब यहाँ पे जो वेस्ट फिल्टर्ड हुआ उसी प्रोसेस को बोल दिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। साथ साथ में तुमको ध्यान देना है कि जब ये यहाँ पे आया, जो लिक्विड है जिसको फिल्ट्रेट नाम दिए, उसमें वेस्ट के साथ साथ में इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल हमारे बॉडी के लिए मॉलिक्यूल है वो भी है। अब ये वुमेन्स कैप्सूल से मूव करता है, आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल में। क्या आता है? रीनल ट्यूब्यूल में। तो अगर हम इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये अल्टीमेटली यूरिन बनाएगा और यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला प्रोसेस है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो हो गया, यहाँ पे देख लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दोनों एक ही चीज, नाम है बस, ठीक है। उस प्रोसेस से फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस हम बता रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन। देखो हम वो लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। यूरिन फॉर्मेशन के लिए यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 प्रोसेस है। पहला है ग्लोमेरुलर और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सेकेंड प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये 3 प्रोसेस है।
तो पहला प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट हो गया वहां पे, ठीक है। सेकंड प्रोसेस क्या है, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट, हम ये सब मिटा रहे हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, तो चलो करने दो। नेफ्रिक फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेट जो लिक्विड वो है, वो फिर आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो पीसीटी रीजन में, देखो हम एरो देख के समझा रहे हैं तुमको, ठीक है। पीसीटी रीजन में, इस रीजन में सारा जो भी मॉलिक्यूल्स है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो अब जो सेकंड मैकेनिज्म रीअब्सॉर्प्शन का है, ये पीसीटी से स्टार्ट हो गया। अब पीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आखिर रीअब्सॉर्प्शन होता किसका है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इसका किसका, जैसे ग्लूकोज हो गया, सोडियम है, क्लोरीन है, HNO3 है, ठीक है, कुछ एमिनो एसिड्स है, ठीक है, उसके बाद वाटर है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है, किस रीजन में, पीसीटी में। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, पीसीटी रीजन में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें देखो हम लोग के बॉडी में वाटर का बहुत जरूरत है, बट यूरिन के फॉर्मेशन में यूरिया को निकालने के लिए वाटर का जरूरत ज्यादा नहीं पड़ता। जब तो वाटर आता है तो पीसीटी रीजन में देखो हम वाटर भी लिखे, तो ध्यान रखना पीसीटी एक ऐसा रीजन है जिसमें वाटर अप्रॉक्स 70% जो है यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है। मतलब पीसीटी रीजन में 70% वाटर के साथ साथ वो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो भी एसेंशियल मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है या कंपाउंड है, वो रीअब्सॉर्ब हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, हम आगे फिर बढ़े, आगे बढ़ने के बाद आ गया असेंडिंग लिंब ऑफ लूपोफिले, असेंडिंग लिंब ऑफ लूपोफिले, जहां पे फिर मैकेनिज्म अलग होता है, ठीक है। अब देखो हम तो यहाँ नैरो कांस्टेंट बनाए, ध्यान देना इधर थोड़ा सा हम ध्यान देना क्या होता है कि जब इस रीजन में, जब इस लूपोफिले में आता है तो ऊपर में थोड़ा वाइड रहता है ट्यूब, लेकिन फिर जो है थोड़ा नैरो हो जाता है, फिर थोड़ा नैरो हो जाता है। तो सोचना कि जब यहाँ पे लिक्विड पीसीटी से आगे आया तो अगर इसमें H2O का कमी हो जाएगा तो क्या ये मूव कर पाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन हाई होगा या फिर मतलब गाढ़ा हो जाता है। अब इसको हल्का कम कंसंट्रेशन कम करने के लिए डाइल्यूट करने के लिए डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, H2O, मतलब यहाँ पे वाटर मिलता है। अब तुमसे पूछेगा वाटर कहाँ से आता है, तो देखो हम एरो बना रहे हैं, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है इससे वाटर इस रीजन में आता है ताकि वो जो फॉर्म है वो और ज्यादा डाइल्यूट हो पाए, क्योंकि यहाँ पे नैरो है, ये फिर यहाँ से मूव करेगा। अब देखो फिर यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया, फिर यहाँ पे, जब यहाँ पे मूव करता है तो जैसे ये वाला रीजन देखो ऊपर में वाइडर था और नीचे थोड़ा नैरो था, तो जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ जब आता है तो ये इस तरह से नैरो से फिर वाइड हो जाता है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे वाटर जो होता है ये ज्यादा है, अब वाटर हमारे बॉडी का जरूरत है, ना कि यूरिन से निकलने का जरूरत है, तो वाटर यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है। मतलब एक तरफ वाटर मिल रहा था, ऐड हो रहा था, और एक तरफ वाटर क्या होगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। रीअब्सॉर्ब कहाँ पे होगा, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। अब जो भी वाटर है वो एब्सॉर्ब लेते हैं, फिर से कंसंट्रेशन आ गया, मतलब जो भी फॉर्म यहाँ पे था एग्जैक्ट यहाँ पे फॉर्म है। अब देखो कि फिर आएगा डीसीटी में, जो फिल्ट्रेट फॉर्म है या जो भी यहाँ जो भी पीसीटी में हुआ, लूपोफिले में हुआ, फिर वो डीसीटी में चला गया। डीसीटी रीजन में बहुत ज्यादा कुछ रीअब्सॉर्ब नहीं होता है, कुछ अमाउंट में वाटर ही होता है या कुछ ड्रग्स। अब ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो यहीं पे हो जाता है, इसलिए वहां पे H2O एंड ड्रग्स लिखे हैं। अब देखो अगर हमारे बॉडी में यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, ठीक है, ये दो मैकेनिज्म खत्म, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन। अब आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या है कि जब यूरिन बाहर निकलता है तो उस टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा तो उसका कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन होगा। तो यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना है कि अगर हमारे बॉडी में पानी का कमी हो गया है या पानी का कमी है तो उस पानी को फुलफिल करने के लिए पीसीटी रीजन पे एक मैकेनिज्म होता है, और वो मैकेनिज्म डायरेक्टली हार्मोन से रेगुलेट होता है। अगर कमी है तो, अगर कमी नहीं है तो जो एब्जॉर्ब करना है वाटर एब्जॉर्ब करेगा और ये सीटी में आएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये अल्टीमेटली जो है कंसंट्रेट हो चुका है, अब ये जाएगा यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में,
फिर यूरिनरी ब्लडर से फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर पानी का कमी है, मतलब अगर कोई पर्सन पानी कम पी रहा है पर डे, जैसे मान लो नॉर्मल अभी क्या बोलता है कि अभी मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए सबको, ठंडा हो या गर्मी, मिनिमम 3 से 4 लीटर। लेकिन अगर 3 से 4 लीटर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी में पानी का कमी है, वाटर का कमी है। अब उस वाटर को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, तो डीसीटी में एक हार्मोन का मैकेनिज्म होता है। क्या होता है समझना। देखो, एक हार्मोन है हमारे बॉडी में रिलीज होता है जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो तुम लोग 9th में पढ़े होंगे और जो मेरा क्लास किया हो तो जान ही रहा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो था 2 पार्ट का होता था, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर पार्ट से 2 हार्मोन निकलता था। चलो बताओ तुम लोग को याद है, देखे कि नहीं, पढ़ाए तो है, बोलो प्रीतम। यस सर। सर ऑक्सीटोसिन था और वेसोप्रेसिन। प्रीतम, सुप्रीत, ये सर दोनों तो। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। हेलो, यस सर। एक्स कनेक्शन आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, यस सर। बताओ प्रीतम और सर सुप्रीत, दो सर पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता था? सर शायद ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। हाँ चलो याद है इसको। हाँ। पोस्टीरियर पार्ट से निकलता था 2 हार्मोन, एक को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और एक को वेसोप्रेसिन, बट उसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है एडीएच, थोड़ा जगह कम है तो वेसोप्रेसिन याद रखना। चलो हम यहाँ लिख देते हैं वेसोप्रेसिन और एडीएच, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो एडीएच निकलता है। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, कोई बताओ, चलो तुम लोग बताओ जी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये हम बताए हैं। ऐसे तो 10th में रिप्रोडक्शन है, तुम लोग में रिप्रोडक्शन है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, पर फिर भी देखे तुम लोग को याद है कि नहीं, बताओ। सो या कोई भी बता सकते वैसोप्रेसिन हो। तो मतलब उससे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल उसमें काम आता है ना। ठीक है, बट यहाँ वो तो ब्लड वेसल के कंस्ट्रक्शन है, बट यहाँ क्या काम आएगा, या तो सिक्रीशन और वगैरह रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म चल रहा है। वो तुम सही बोले, वो गलत नहीं है, वो बात सही है। सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑक्सीटोसिन नहीं सर, वेसोप्रेसिन। मार खाएगा ना तुम लोग, सेक्स हार्मोन है जो तुम बोल रहा है, बताओ। तो सेक्स हार्मोन का क्या काम है बताओ तो उसका कोई काम नहीं है जब यही सब काम कर देगा तो। अच्छा, ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या है बताओ, अगर ये भी नहीं बता पाए तो गधा है तुम लोग को बताए थे, शायद याद होगा। बोलो प्रीतम, सुप्रीत, बताओ क्या सर बता। टीएच। टीएच क्या होता है? इतना अच्छा से बताए थे ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम, हमेशा याद रहेगा, रहना भी चाहिए। चलो और किसी को पता है वैसे? अवंतिका बताओ, देविशा, आस्था, सुमन, हाँ तुम लोगों में किसी को कुछ पता है ऑक्सीटोसिन के बारे में? पता होना चाहिए क्योंकि 9th में था। शायद इसमें भी है तुम लोग का ना, 10th में भी पढ़ना है ना? यस सर। 10th में पढ़ना है, 9th में भी था ना? नो एंडोक्राइन सर। सिस्टम को हमको याद है, नहीं 9th में सर, है एंडोक्राइन सिस्टम, हमको जहाँ नहीं तक सर, याद है। 8 में था। 8 में 9th में भी था जी 9। एंडोक्राइन सिस्टम, हमको तो याद आ रहा है, पता नहीं, चलो ठीक। नहीं था तो थोड़ा निकाल के देख लें। देखो सबसे पहले वेसोप्रेसिन और एडीएच, ठीक है ना? तो
कोई आंसर दिए थे हमको कि सर डायलेशन वगैरह, वो सब सही है, बट यहाँ का बात करेंगे तो एडीएच एंड वेसोप्रेसिन जो होता है उसका काम होता है डीसीटी पे एक्ट करना, और वहां पे जो भी वाटर है उसको सारे को कंज्यूम करना। ठीक है, अगर पानी का कमी होगा बॉडी में तो ही ये हार्मोन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। कोई आदमी 4 से मिनिमम 4 लीटर 3 लीटर 4 लीटर अगर पानी पी रहा है पर डे तो इस हार्मोन का रिलीजिंग नहीं होगा इस जगह पे। ठीक है, बट अगर वो नहीं पीता है, पानी का कमी हो जाता है, तो फिर ये रिलीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली न्यूरल रेगुलेशन है, जरूरत पड़ेगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन का। चलो, ऑक्सीटोसिन का जो है वो फीमेल में रिलीज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का पहले दूसरा नाम समझ लो, मतलब नाम जान लो। पता है किसी को, बता सकते हो? सर कडल हार्मोन। कडल हार्मोन क्या होता है? पहली बार नाम सुन रहे? कडल हार्मोन क्या होता है? कौन है? 15-20 मिनट। कडल हार्मोन मतलब नहीं समझ में, मतलब पहली बार सुने कडल हार्मोन। सर सुप्रीत के बॉडी में रिलीज करता है। ये क्या होता है बता, आपको समझ नहीं आया? पहले ये तो बता दो क्या क्या तुम लोग बोलता है, बता। तो प्रीतम बताएगा। सर विरिलिज्म नाम था फीमेल में। हैं? सर फीमेल में सर रिलीज होता है तो सर मेरे ख्याल से क्या? सर नहीं, विरिलिज्म है क्या? नहीं वो अलग है। ऑक्सीटोसिन सिर्फ फीमेल में ही होता है, मेल में भी होता है बट मेल में सेपरेट रहता है। नहीं यार। हे भगवान, तुम लोग को बताए थे रे। अच्छा, लव हार्मोन किसको बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। तो फिर बताना चाहिए था ना। तो सर बोलो बोलो बोलो, बताओ। ये केबीसी का क्वेश्चन है, पैसा उसने आंसर दिया, बस पैसा भी जीता होगा। बताओ, केबीसी में ये क्वेश्चन पूछा था। वैसे बता देते हैं, ऑक्सीटोसिन का मेनली काम क्या होता है ना, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस टाइम पे फीमेल के यूट्राइन वॉल पे ये एक्ट करता है और उसका हार्डली मतलब स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि बर्थ कैनाल बन पाए। ठीक है, तो वो ऑक्सीटोसिन हो गया। और इसका दूसरा नाम बस याद रखने के लिए इसलिए भी बोले लव हार्मोन, क्योंकि ये इमोशंस भी, लव इमोशंस को भी जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, बाकी तो ऑक्सीटोसिन का बहुत सारा वर्क है फीमेल बॉडी में। बिना ऑक्सीटोसिन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो वो असंभव हो जाएगा। जैसे पहला तो हम बताए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या बताए थे? ठीक है, मतलब बताए नहीं है तुम लोग को, बट जान लो। पार्चुरेशन का मतलब है एक्ट, हाँ, एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। मेथड बोलो या पीरियड बोलो, जो बोल सकते हो। ठीक है, या फेज बोल सकते हो। उस टाइम पे ये रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन डायरेक्टली वहां पे। और दूसरा काम हो गया इसका, जो दूसरा मेन काम होता है मिल्क के इजेक्शन में। ठीक है, मतलब कि डायरेक्टली ये मेमोरी ग्लैंड के डक्ट पे, लैक्टिफेरस डक्ट उसमें प्रेजेंट होता है। देखो, मेमोरी ग्लैंड का भी कुछ सीरी मतलब हर एक पार्ट का नाम है। ठीक है, कौन एम्पुला है, कौन मेमोरी ग्लैंड है, कौन डक्ट है, कौन लैक्टिफेरस है, एम्पुलरी डक्ट वगैरह, वो सब बहुत नाम। लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं जहाँ जिस डक्ट से मिल्क सिक्रीशन होगा, तो उस डक्ट पे डायरेक्टली ये एक्ट कर जाता है। बट ये कब काम करता है? तो ये काम करता है कब? ये करेगा आप चाइल्ड बर्थ, है ना। उनके ऑक्सीटोसिन का काम रखने वाला चीज है, ये लव हार्मोन है। इमोशंस को, लव के इमोशंस को ये कंट्रोल करता है, फीलिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सब चीज होता है। बाकी बात हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका पूरा हम अच्छे से बताएंगे कि क्या होता है। अब हम लोग आते हैं एडीएच पे। एक ऐसा पार्ट है जो डायरेक्टली न्यूरल रेगुलेशन है, मतलब जरूरत होगा तब। अब एडीएच की बात आते हैं। एडीएच में हम क्या बताएं
कि जब बॉडी में पानी का कमी होगा तो पानी तो फुलफिल करना है ना, नहीं तो फिर कोई भी फंक्शन सही से काम नहीं कर पाएगा। पानी का कमी से बहुत कुछ दिक्कत होता है, इसलिए बोलता है कि पानी हमेशा पीते रहना चाहिए आदमी को। तो कभी जब होगा तो वेसोप्रेसिन जो होता है वो डायरेक्टली एक्ट कर जाएगा किस पे, डीसीटी पे। किसके एक्ट करेगा, डीसीटी। जैसे भी इस पे एक्ट करेगा, इस मतलब ये जो फिल्ट्रेट है जो यहाँ पे मतलब लिक्विड है, उससे मैक्सिमम वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद वही वो कंसंट्रेशन को मेंटेन किया, और उसके बाद फिर वही सीटी, फिर यूरिनरी ब्लाडर, फिर यूरेथ्रा, फिर वो रिलीज आउट हो जाएगा। यहाँ पे हार्मोन एक्शन होता है, लेकिन कब होता है ये भी ध्यान रखना। कब होता है, जब पानी का कमी होगा तब, और अगर पानी का बॉडी में कमी नहीं है तो ये हार्मोन इस मैकेनिज्म के लिए, इस फंक्शन के लिए यूज नहीं होता है। बस यही है तुम्हारा, ये पूरा तुम्हारा मैकेनिज्म। यूरिन फॉर्मेशन का देखो, तीनों मैकेनिज्म फुलफिल होगा, कहाँ क्या होता है सब तुम्हारे सामने। अगर इसमें कुछ डाउट है तो इसको पूछ लो, वैसे इसको पहले अच्छे से नोट करो। ये बहुत अच्छा फिगर है, हम नोट्स बनाएंगे तो फिर लिखवाएंगे नहीं, हम इसलिए आराम से इसको लिखें। इसको वहां मेंशन कर लो ताकि नोट्स के बाद इसको तुम लोग वहां पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो जो चीज बचा है, जैसे ये बचा है, ये बचा है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो बताएंगे, एक दो दो पॉइंट है जो बताना है, पहले इसको नोट करो फिर मिटाना होगा, ठीक है। नोट करो जल्दी। ये लिम्ब है, ठीक है। लिम्ब, LOH, लूप ऑफ हेनले। हो गया। कुछ स्पेलिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो।
तो कंप्लीट हो गया। ये मिटाएं इसको। सर Yes, sir. चलो ठीक है। दो तीन कुछ पॉइंट्स है, इसको हम लोग समझेंगे और ये फिर टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। और इसमें और अगर कुछ बताना है, तुम लोग को ऐसा कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, देखो हम तुम लोगों को एक बताए तो मतलब पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये बोले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें होता क्या है? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो तो समझ गया कि एफरेंट आर्टियो से आया और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में फिल्टर आउट होके वो चला गया यहाँ पे। एक्चुअली में देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता कैसे है, ठीक है। तो इसका एक और चीज है कि जब एफरेंट आर्टरी की बात करते हैं तो वो भी ऊपर में वाइड होता है, फिर नैरो हो जाता है और फिर ये कॉइलिंग बनाता है। इस तरह से जो कॉइलिंग बनाता है, इस तरह से ये कॉइलिंग बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आता है, ठीक है ना, और जब इसको ये जब फ्लो से आएगा, प्रेशर फोर्स से आएगा, यहाँ पे इसको नैरो मिल जाता है। तो और ये फोर्सफुली ये इंटर करता है ग्लोमेरुलस से, जिसके कारण वहां पे प्रेशर बनता है। और साथ में ये जो ग्लोमेरुलस है वहां पे जेजीए सेल है, जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलल एपरेटस। बस एज ए कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे। तो वो जो सेल होता है वो प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। प्रेशर के मेंटेन होने से वो फिल्टर आउट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसी का रेट जानना था, एक्चुअली में हमको रेट बताना है, जिसका हम लोग लिख रहे हैं GFR, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये GFR क्या है, ठीक है। तो ये जो रेट है वो क्या है, तो 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे एंड 125 ml पर मिनट ये फिल्टर आउट होता है। अब ये क्या है, मतलब पूरे दिन में, एक दिन में 24 घंटे में ये जो फिल्टर्ड होता है, जो फिल्टर मतलब प्रोसेस जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो 180 लीटर का फिल्टर्ड होता है। और उसमें से फिर रिअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, वो सब मिलके जो यूरिन बनता है वो अलग है। बट फिल्ट्रेशन पूछा है तो GFR 180 लीटर पर डे और 125 ml पर मिनट होता है। ये चीज इसको नोट कर लो, ये डाटा इसको ध्यान रखना। और बोला जाता है कि पूरे मतलब पूरे दिन में आई मीन पर डे, मतलब 1.5 से 2 लीटर अप्रॉक्स में यूरिन जो है वो एक्सपेल आउट या फिर यूरिन का फॉर्मेशन होता है और वही बाहर आता है, ठीक है। ये तो यहाँ का था। अब उसके बाद हम बता रहे हैं कि जब यूरेटर से वो कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ये इस तरह का इसका मैकेनिज्म है यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है। ऐसे आई मीन ट्रायंगुलर होता है इस तरह से। तो यहाँ पे जो है एक ओपनिंग, सॉरी एक वाल्व होता है, जो फैट मतलब यहाँ पे एक वाल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर, ठीक है। तो इस रीजन पे जब यूरिन आता है तो वहां पे वो एक्चुअली टेम्पोररी स्टोर्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूरिन आएगा तो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा, मतलब रिफ्लेक्स एक तरह का होता है या एक तरह का मैसेजिंग का मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण यहाँ इसके वॉल पे जो है ना वो मैसेज भेजेगा और इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही करेगा ये ओपन होगा और यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। यही है सेकंड मैकेनिज्म। तो पहले इसको नोट कर लो, ये वाला बस इतना ही मैकेनिज्म है कि ये, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचरेशन। क्या बोलते हैं, मिक्सचरेशन। अब आते हैं यूरिन की बात। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, मीन यूरिन जब बनता है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, यूरिया का अलग अमाउंट है, वाटर उसमें भी वाटर। देखो यूरिन के फॉर्म में जब जब यूरिन रिलीज होता है तो उस टाइम पे उस यूरिन में
वाटर जो है अप्रॉक्स तुम्हारा 70 to 80% वाटर ही होता है, कुछ अमाउंट में यूरिया होता है, कुछ अमाउंट में अदर जो भी ग्लूकोज वगैरह है वो सब, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ डिजीज भी है, अगर ग्लूकोज निकलने लगा तो ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस जो है वो शुगर, ब्लड शुगर के केस में, लेकिन अगर यहाँ पे किडनी में शुगर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और क्योंकि दोनों के केस में शुगर ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट होगा, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, अगर रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ तो किडनी का प्रॉब्लम है, और अगर शुगर ब्लड में ज्यादा स्टोर नहीं हो पाया, ब्लड में बढ़ रहा है, शुगर लेवल बढ़ गया, तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट होगा। दोनों के केस में ये चीज होता है, ठीक है। तो एक को बोलते हैं इंसिपिडस और एक को बोलते हैं मेलाइटस। तो मेलाइटस इज अ शुगर लेवल वाला, सॉरी ब्लड शुगर वाला बात कर रहे हैं, और यूरिन में अगर होगा और किडनी अगर इसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा और यूरिन के साथ निकल रहा है तो उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। ये चीज होता है, इसका यही है, इसमें जो मैकेनिज्म वगैरह सारा हम बता दिए, ठीक है। इसको बस नोट कर लो, जीएफआर बताना था। इसमें और बताओ, हम बताते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फ्यूजन फॉर्मेशन ही है, और तो इसमें कुछ नहीं टॉपिक दिख रहा है हमको, वैसा कुछ याद नहीं आ रहा, और अगर कुछ टॉपिक छूटा है तो तुम लोग बता सकते हो, हम समझा देंगे। आज ठीक है, नोट पासिंग करवाएंगे, कुछ तुम लोग का बुक्स के सामने कुछ वैसा, सॉरी बुक में अगर कुछ वैसा छूटा है जो तुमको नहीं पता है, वो तुम लोग आराम से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। बोलो, कुछ छूटा है वैसा कुछ टॉपिक या पॉइंट? हेलो, बताओ सुप्रीत, कुछ डाउट है, कुछ वैसा जो तुम लोग को प्रॉब्लम डाउट मतलब है, वैसा कुछ तो पूछ सकते हो। अवंतिका, ईशा, आस्था, प्रीतम, बोलो। क्लियर है? आज का सारा क्लास क्लियर है? रिप्लाई करो सब। बोलो बोलो। हाँ सुप्रीत, क्लियर है मतलब, ठीक है। और दिविशा, आस्था, अवंतिका, प्रीतम, क्लियर है ना आज का? हाँ सर। हाँ, कुछ पूछना है? नो सर, अभी तक कुछ डायलिसिस से बचा हुआ है ना? ठीक है, चलो वो भी चल बता देते हैं, ठीक है। देखो डायलिसिस क्या है? डायलिसिस का मतलब होता है हेमोडायलिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या है कि ये एक तरह के आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है। होता क्या समझो यहाँ पे, जब कोई पर्सन का किडनी फेल हो जाता है, सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। एक स्पीकर वगैरह, हाँ आ रहा है ठीक। हेलो, आ रहा है? बोलो। यस सर। ठीक ठीक है, आ रहा है ना? वॉइस क्लियर आ रहा है ना? देखो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल किडनी, ये जो हेमोडायलिसिस प्रोसेस है, ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करते हैं। सबसे पहले किडनी का क्या काम है
कि किडनी का काम है जो भी वेस्ट है ब्लड में उसको रिमूव करना। बट अगर किसी पर्सन का किडनी फेल हो जाता है तो क्या वो किडनी अपना काम कर पाएगा? तो काम वो नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे जो किडनी अगर काम नहीं करेगा तो सिंपल है कि वेस्ट रह जाएगा ब्लड में, और अगर ब्लड में वेस्ट रह गया तो ज्यादा अगर अमाउंट में रहा तो वही टॉक्सिक होगा, फिर वो पॉइजन में कन्वर्ट होगा और हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो सही से काम नहीं करेगा। जैसे होम्योस्टेसिस वगैरह जो प्रॉपर्टी होता है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि टॉक्सिक से पॉइजन में कन्वर्ट हुआ तो मतलब वो कहीं ना कहीं बॉडी को इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो किडनी फेल अगर हो जाता है किसी पर्सन का तो उस पर्सन में क्या होता है कि वो पर्सन किसी और से ट्रांसप्लांट कराता है किडनी, बट उतना भी ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो उतना इफेक्टिव नहीं होता और वो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद ही बोलता है कि आप 6 महीने साल भर पे एक बार आप डायलाइजिंग कीजिएगा, मतलब अपने ब्लड को पूरी तरीके से प्यूरिफाई कीजिएगा आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू। तो होता वहां पे क्या है कि जब डायलिसिस होता है या फिर डायलिसिस में कोई जाता है तो क्या होता है कि ये मान लो हैंड है, एक जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर एक मशीन होता है। ठीक है, ये मशीन होता है और इस तरह से अब देखो इसमें क्या होता है कि एक तरफ से जो हम देखो ये ब्लू कलर में जो जा रहा है ये हमारा आर्टरी है, और ये जो सॉरी आर्टरी नहीं, एक मतलब ये क्योंकि एक इक्विपमेंट है, एक तरफ से ब्लड इस मशीन में जाएगा और एक तरफ से ब्लड ये बॉडी में आएगा। होता क्या है जब ये ये जो नेटवर्क लाइक इक्विपमेंट है इसमें जब ये ब्लड सर्कुलेट करता है तो इसी जगह पे एक ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजर सॉल्यूशन। ये डायलाइजर सॉल्यूशन क्या करता है, जब इसमें मिलता है ब्लड में तो ब्लड का जितना भी वेस्ट होता है एक ओपनिंग के थ्रू एक कंटेनर में स्टोर हो जाता है। मतलब यहाँ पे वेस्ट स्टोर हुआ और जो वेस्ट होने के बाद ये फिर से बैक बॉडी में चला जाता है, मतलब बॉडी से निकलता है इस मशीन में एक सॉल्यूशन को ऐड करता है, वो सॉल्यूशन सारा वेस्ट को एक कंटेनर में, मतलब कंटेनर मतलब एक ओपनिंग है, उस तरह से मशीन का इक्विपमेंट मशीन का डिजाइन किया गया है कि एक तरफ से वेस्ट को निकालता है और उसी वेस्ट को आगे बढ़ा के फिर वो बैक बॉडी में बॉडी में फिर से वो भेज देता है। यही होता है हेमोडायलिसिस। मतलब कि जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो किडनी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाता है, तो इस टाइम पे 6 महीना साल भर पे ऐसा कराना चाहिए। और अगर किसी का इंस्टेंट किडनी खराब हो गया तो उसमें तो ब्लड में तो बहुत ज्यादा वेस्ट है, तो उसको डायरेक्टली तुरंत डायलाइजिंग या फिर हेमोडायलिसिस का जरूरत पड़ता है, और हेमोडायलिसिस में इसी तरह से काम होता है। इसीलिए उसको आर्टिफिशियल किडनी बोला गया, क्योंकि हम लोग बनाए हैं, मैनमेड है, मैनमेड जो भी है वो आर्टिफिशियल है, उसी को हम लोग बोलते हैं हेमोडायलिसिस। बस, और बोलो और कोई टॉपिक? नहीं, क्लियर है? सबका क्लियर है बताओ? हाँ सर। यस सर। ठीक है, हाँ तो चलो आज का टॉपिक आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम इसका पूरा लिखवा देंगे और फिर पढ़ के फिर से आना, वीडियो वगैरह फिर से देखना, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबको एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह बनाओ, क्योंकि फिजियोलॉजी में एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाने से ही क्लियर होगा। और बहुत ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ट्विस्टेड क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए बस अपना प्रैक्टिस जारी रखो। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह बना के रखो, ताकि तुमको कोई दिक्कत हो तो जरूर हमसे पूछा करो, पूछ लिया करो, या फिर चैट में है, चैट सेक्शन पे भेजो श्रीवास्तव ऐप पे। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, समझे? बाय सर। ओके फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। Thank you, sir. सबको पढ़ के आओ। सुनो एक और बात, नेक्स्ट क्लास पहले हम इसका कुछ पूछने वाले हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो जाके रिवीजन करना, ऐसा नहीं कि पूछे और बताए नहीं तो फिर फायदा नहीं पढ़ने से। सो पढ़ना जरूर। ठीक है, बाय।